रिबॉर्न इन नॉवल वर्ल्ड एपिसोड 9। सिमरन का कार्तिक की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन अभी वह दोनों भी एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, क्योंकि सिमरन की आगे अभी ज्यादा नहीं थी और कार्तिक उसे पर कोई वर्णन नहीं डालना चाहता था। इसलिए उन दोनों ने ही अभी अपनी अपनी फर्स्ट नाइट नहीं बनाई थी। इसलिए शिवाय जल्दी ही ऑफिस चला गया था और उसके बाद अमन और कार्तिक और रोहित भी अब घर पर सिर्फ काय, कीर्ति और सिमरन थे। आज सिमरन और काय की पहली रसोई थी जो करती कर रही थी। दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, क्योंकि सिमरन और काया दोनों ही अच्छा खाना बना लेती थी। उन दोनों ने अपने अपने पति के लिए टिफिन पैक करके उनके ऑफिस पहुंचा दिया था। उन्हें में अमन और शिवाय के और नमन के लिए भी टिफिन भेज दिया था। अब वह तीनों भी साथ में बैठकर लंच कर रही थी। तभी काया कीर्ति की तरफ देखकर कहती है, मन आपको दुआ दीदी कैसी लगी? शिवाय भाई के लिए मुझे लगता है उन दोनों के बीच कोई तो रिश्ता है, इसीलिए दुआ दीदी की नाराजगी शिवाय भाई के लिए इतनी ज्यादा है। कीर्ति काय की तरफ देखकर कहती है, जितना दिमाग तो दूसरों की जोड़ी बनाने में लगती है ना, उतना दिमाग अगर अपनी पढ़ाई में लगा लेती ना, तो अभी तेरे परसेंटेज अच्छे होते। तेरा कॉलेज चल रहा है, फिर भी तुझे कोई चिंता नहीं है। अब तेरी शादी हो चुकी है तो किसी की पत्नी है, अब तुझे कुछ जिम्मेदारियां निभानी होगी। अच्छा बाबा ठीक है, सॉरी, मैं अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करूंगी और रोहित काफी बहुत ख्याल रखूंगी। सिमरन कीर्ति की तरफ देखकर कहती है, माँ आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कीर्ति पूछो माँ, आप और पापा एक कमरे में क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम दोनों की शादी नहीं हुई इसलिए, और दूसरी बात, नमन किसी और से प्यार करते हैं और वह उसकी जगह अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देना चाहते। मैं उन्हें माफ सिर्फ अपने बच्चों के लिए क्या है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी पिता का प्यार मिल सके। और तुमसे मत करो, इन सब का तुम्हारे और कार्तिक के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमरन कीर्ति के हाथ पर अपना हाथ रख कर रहती है, मन मेरा वह मतलब नहीं था, मैं सिर्फ पूछना चाहती थी माँ, शिवाय भाई की शादी नहीं हुई, रोहित भाई और कार्तिक तुमसे छोटे हैं ना, फिर उन दोनों की शादी क्यों हो गई? क्योंकि शिवाजी से प्यार करता है ना, वह उससे नाराज है और शिवाय उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, तो टाइम लगेगा ना। इसलिए सबकी जिंदगियां पट्टी पर आ गई, लेकिन शिवाय अभी भी दुआ को मनाने में लगा था, लेकिन दुआ करने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शिवाय को सजा दे रही थी कि शिवाय किसी दूसरे के करीब गया कैसे। आज ऑफिस में बहुत टेंशन बड़ा माहौल था, क्योंकि शिवाय का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डिटेल्स लीक हो गई थी। इसीलिए अब मीटिंग में दिखाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसी वजह से वह बहुत परेशान था। मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और शिवाय को भी ऐसा ही लगता था। सारी प्रेजेंटेशन हो चुकी थी, लेकिन शिवाय की प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुई थी। जब शिवाय का नाम अनाउंस होता है तो दुआ उठकर जाती है और प्रेजेंटेशन देने लगती है, तो आगे प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आती है। वह प्रोजेक्ट शिवाय को मिल जाता है। वही शिवाय शुक्र भरी नजरों से दुआ को देख रहा था, वरना शिवाय की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती। वहीं सारे पेपर वर्क होने के बाद आज शाम को होने वाली पार्टी में शिवाय और द्वारा दोनों को इनवाइट किया जाता है और दोनों आने के लिए हाँ बोल देते हैं। होटल रेजिडेंसी में भव्य पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। वहीं जब शिवाय हो तो आप पहुंचाते हैं तो सब लोगों की नजर उन दोनों पर ही थी, क्योंकि वह लगी इतने अच्छे रहे एक दूसरे के साथ। वही एक लड़की जब से शिवाय आया था उसकी नजरें शिवाय के ऊपर थी, लेकिन शिवाय ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। इस बात से वह लड़की चढ़ जाती है और एक वेटर को बुलाकर उसे कुछ देकर शिवाय के पास भेज देती है। शिवाय भी बिना गौर किया वह ड्रिंक पी लेता है और थोड़ी देर बाद शिवाय को गर्मी का एहसास होता है, तो वह वहां से निकलकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वह लड़की भी वॉशरूम की तरफ चली जाती है शिवाय के पीछे पीछे। जब शिवाय वॉशरूम में जाने वाले होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वह लड़की उसे सहारा देने के बहाने उसे लेकर एक कमरे में चली जाती है। वह शिवाय को कमरे में ले जाकर शिवाय के करीब आने की कोशिश करती है। शिवाय को सब कुछ समझ आ रहा था, वह उसे लड़की को अपने आप से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके जिस्म में जो ड्रग्स की वजह से गर्मी पैदा हो रही थी, इसलिए उसका जिस्म उसे लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और उसका दिल और दिमाग उसे लड़की से उसे दूर रहने के लिए बोल रहा था। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है। दुआ और रोहित अंदर आते हैं। उन दोनों को देखकर वह लड़की डर जाती है। फिर वह दुआ और रोहित से बदतमीजी से बात करने लगती है। जब रोहित उसे बताता है कि शिवाय उसका भाई है, तब जाकर उसे लड़की को थोड़ा डर लगने लगा था, फिर भी वह वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तभी रोहित उसे लड़की को खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगता है और अचानक शिवाय उसे कमरे को अंदर से बंद कर देता है। रोहित कमरा खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शिवाय नहीं खुलता। शिवाय अपनी नशीली आंखों से दुआ की तरफ देख रहा था, वह एक एक कदम दुआ की तरफ बढ़ा रहा था। शिवाय जितने कदम दुआ की तरफ बढ़ता, दुआ उतने ही कम अपने पीछे की तरफ ले लेती थी, क्योंकि वह जानती थी अगर आज वह पीछे नहीं हटी तो उसे तो उम्र के लिए शिवाय के साथ मत जाना होगा, क्योंकि शिवाय के ऊपर ड्रग्स का असर हो चुका था और सुबह वह सब कुछ भूल जाने वाला था। लेकिन दुआ को तो सब कुछ याद था, वह तो होश में थी। वह शिवाय को कैसे माफ कर सकती थी, लेकिन शिवाय की हालत देखकर दुआ को उस पर तरस भी आ रहा था।
तभी शिवाय अपना एक हाथ बढ़ाकर दुआ को अपनी बाहों में कैद कर लेता है। दुआ उससे अलग होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शिवाय उसे खुद से अलग नहीं होने देता। धीरे धीरे शिवाय के हाथ द्वारा की पीठ पर चलने लगते हैं। द्वारा शिवाय को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन शिवाय तो ट्रक के नशे में इस कदर आ चुका था कि उसे का सही और गलत का फर्क ही मालूम नहीं चल रहा था। वह दुआएं को अपने करीब करके उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है और उसे बहुत रोली और वाइल्डली किस करने लगता है। शिवाय को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कर क्या रहा है। वही दुआ अब शिवाय के आगे थक चुकी थी, हार चुकी थी। वह भी तो शिवाय से प्यार करती थी, वह कैसे शिवाय कोई दर्द में देख सकती थी। लेकिन अचानक से शिवाय दुआ से दूर हो जाता है और बाथरूम में चला जाता है। अचानक से शिवाय के दूर हो जाने से तो अपनी आंखें खोलकर देखी है तो शिवाय बाथरूम में जा रहा था। वह शिवाय से पूछते तो शिवाय कहता है, मेरे कुछ गलत करने से पहले प्लीज वापस चली जाओ यहाँ से, वरना कल सुबह तुम मुझे दोस्त और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। स्वर का ठंडा पानी भी शिवाय के अंदर की गर्मी को कम नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था उसके अंदर एक आग लगी थी। वही दुआ बहुत सोचती है। उसके बाद वह भी बाथरूम का गेट खोलकर अंदर चली जाती है और पीछे से शिवाय को अपने बाहों में भरकर रहती है। प्यार करती हूँ तुमसे, तो मैं इस दर्द में नहीं देख सकती। बचपन से इंतजार किया है तुम्हारा, बहुत प्यार किया है तुमसे, तो तुम्हें इस तरह तड़पते हुए तो नहीं देख सकती ना। अपनी मोहब्बत का फर्ज तो अदा कर ही सकती हूँ ना, इसलिए आज मैं जो करने जा रही हूँ ना, शायद उसके बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मेरा ये करना जरूरी है। शिवाय और शिवाय के होठों को अपने कब्जे में करके उन्हें चूमने लगती है। आप शिवाय का भी कंट्रोल खुद से छूट जाता है। वह भी बुरी तरीके से तो आपको दबोच कर उसे किस करने लगता है। वह दुआ के कपड़ों को उसके जिस्म से फाड़कर अलग कर देता है। अब वह एक जानवर की तरह दुआ टूट पड़ा था। वही दुआ एक मैने की तरह उसके शिकंज में कसी हुई थी। वही बाथरूम में अचानक से दुआ की एक तेज चीख की आवाज गूंज जाती है। शिवाय अचानक से दुआ के अंदर इंटर कर गया था और दुआ का ये फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उसकी दर्दनाक की पूरे बाथरूम में गूंज जाती है। लेकिन शायद शिवाय पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। वही दुआ के पैरों के बीच से खून की धार उसके पैरों से होकर जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन शिवाय जानवरों की तरह दुआ के साथ इंटीमेट हो रहा था। वही तो अभी अपने प्यार के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। धीरे धीरे शिवाय सॉफ्ट होने लगता है। आप वह बहुत प्यार से दुआ को ट्वीट कर रहा था, क्योंकि शायद ड्रग्स का असर धीरे धीरे उसे पर काम हो रहा था। फिर वह दुआ को लाकर बेड पर लेट देता है और एक बार फिर उसके ऊपर जाकर उसके साथ अपनी प्यार की दुनिया में खोने लगता है। लेकिन क्या जो शिवाय कर रहा था वह सही था? शायद नहीं, क्योंकि दुआ और शिवाय के बीच अभी कोई रिश्ता नहीं था, ना ही प्यार का, नहीं दोस्ती का और नहीं पति पत्नी का। फिर भी दीवाने अपनी इज्जत शिवाय के हाथों सौंपती थी, क्योंकि वह मोहब्बत करती थी शिवाय से। अब उसे किसी भी कीमत पर दर्द में नहीं देख सकती। शिवाय पूरी रात दुआ के साथ इंटीमेट होता रहता है। दुआ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने एक हाथ और पैर की उंगली भी नहीं दिला सकती थी। सुबह की 5 बजे जाकर शिवाय दुआ को छोड़ता है और उसके बगल में लेटकर सो जाता है। कहीं द्वारा तो जाने कब बेहोश हो गई थी, यह बात शिवाय को पता ही नहीं थी। अगली दोपहर 2 बजे जाकर शिवाय की नींद खुलती है। जब वह उठना है तो उसके सर में बहुत दर्द था और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। अचानक से शिवाय की नजर अपने ऊपर जाती है तो उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना था और युद्ध देखकर शिवाय का दिल तक से रह जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने तपते रेगिस्तान में लाकर खड़ा कर दिया था। तभी उसकी नजर अपने पास हो रही लड़की पर जाती है। उसे लड़की की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी, इसलिए शिवाय ने भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। शिवाय उठकर बेड पर से नीचे खड़ा हो जाता है। उसे बेड की हालत देखकर शिवाय की आंखें बंद हो जाती है। फिर शिवाय वहां से उठकर बाथरूम में जाता है तो बाथरूम में दुआ की फटे हुए कपड़े पड़े थे और पूरे फर्श पर ब्लड फैला पड़ा था। ये देखकर शिवाय अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, ये तूने क्या किया शिवाय? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करती तूने, अब तू कैसे फेस करेगा दुआ को? वह तुझे कभी माफ नहीं करेगी और वह पहले ही तुझे माफ नहीं कर पाई है। यहाँ तो तू एक लड़की के साथ रात बिताकर बैठा है, ये सब सोते हुए। शिवाय पूरे बाथरूम को साफ करता है और फटे हुए कपड़ों को डस्टबिन में फेंक कर कहता है, अब मैं दुआ को भूल जाऊंगा, क्योंकि जो लड़की कल मेरे साथ थी, आप उसकी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है और शायद मेरा और द्वार का साथ यही तक था। ये सोचकर शिवाय शावर लेकर बाथरूम पहन बाहर आता है तो देखा है वह लड़की अभी भी सोई हुई थी। वह जाकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे लड़की के उठने का इंतजार करने लगता है। शाम के 6 बजे के तकरीबन दुआ की आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं। उसे अपने जिस्म इतना दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अभी टूटकर बिखर जाएगा। वह अपने चेहरे से अपने बालों को उठती है और धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। जब वह उठकर बैठी है तो उसकी नजरें सीधी सोफे पर बैठे शिवाय से जाकर मिल जाती हैं। शिवाय अपने सामने दुआ को देखकर बहुत चक्का रह जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि कल रात वह दुआ के साथ था। ये याद करते ही वह अंदर अंदर बहुत खुश होता है, लेकिन अपने चेहरे से शो नहीं होने देता।
तो अभी शिवाय को अपनी तरफ इस तरह देखा देखकर उसका दिल भी धक धक करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वही शिवाय सोफे पर से उठकर बेड पर आता है और दुआ के सामने बैठकर कहता है, कल रात तुम थी मेरे साथ तो अपने गर्दन नीचे कर लेती है। तो शिवाय उसकी छुट्टी पर अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर करता है और कहता है, कल रात तुमने मेरी मदद की थी। उसे ड्रग्स के नशे से बाहर निकलने में दुआ नीचे नजरें कर लेती है। तो शिवाय उसके माथे को चुनकर कहता है, जब मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो तो अपनी मोहब्बत का इकरार क्यों नहीं करती? दुआ क्यों मुझे तड़पा रही हो? क्यों खुद को सजा दे रही हो? प्लीज दुआ, दुआ कुछ नहीं रहती। तो शिवाय कहता है, ठीक है, कल रात जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसीलिए हम आज ही शादी करेंगे। मैं सब तैयारी कर ली है, बस तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, हमारी शादी है आज। दुआ शिवाय की तरफ देखकर कहती है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। शिवाय आपके साथ में थी, यह मेरा फैसला था और आपको इसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। शिवाय दुआ की तरफ देखकर कहता है, पहली बात तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन कल रात तुम्हारी जगह अगर कोई और भी लड़की होती तो मैं उससे शादी करता। उसकी जिम्मेदारी उठना चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी नफरत ही क्यों न झेलनी पड़ती, लेकिन मैं किसी लड़की को इस्तेमाल करके उसे छोड़ तो नहीं सकता था ना, और मैं तुमसे भी शादी करूंगा और मैं जानता हूँ एक दिन तुम मुझे माफ जरूर कर दोगी और मेरी मोहब्बत को भी समझोगी। सिमरन का कार्तिक की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन अभी वह दोनों भी एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, क्योंकि सिमरन की आगे अभी ज्यादा नहीं थी और कार्तिक उसे पर कोई वर्णन नहीं डालना चाहता था। इसलिए उन दोनों ने ही अभी अपनी अपनी फर्स्ट नाइट नहीं बनाई थी। इसलिए शिवाय जल्दी ही ऑफिस चला गया था और उसके बाद अमन और कार्तिक और रोहित भी अब घर पर सिर्फ काय, कीर्ति और सिमरन थे। आज सिमरन और काय की पहली रसोई थी जो करती कर रही थी। दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, क्योंकि सिमरन और काया दोनों ही अच्छा खाना बना लेती थी। उन दोनों ने अपने अपने पति के लिए टिफिन पैक करके उनके ऑफिस पहुंचा दिया था। उन्हें में अमन और शिवाय के और नमन के लिए भी टिफिन भेज दिया था। अब वह तीनों भी साथ में बैठकर लंच कर रही थी। तभी काया कीर्ति की तरफ देखकर कहती है, मन आपको दुआ दीदी कैसी लगी? शिवाय भाई के लिए मुझे लगता है उन दोनों के बीच कोई तो रिश्ता है, इसलिए दुआ दीदी की नाराजगी शिवाय भाई के लिए इतनी ज्यादा है। कीर्ति काय की तरफ देखकर कहती है, जितना दिमाग तो दूसरों की जोड़ी बनाने में लगती है ना, उतना दिमाग अगर अपनी पढ़ाई में लगा लेती ना तो अभी तेरे परसेंटेज अच्छे होते। तेरा कॉलेज चल रहा है फिर भी तुझे कोई चिंता नहीं है। अब तेरी शादी हो चुकी है तो किसी की पत्नी है, अब तुझे कुछ जिम्मेदारियां निभानी होगी। अच्छा बाबा ठीक है, सॉरी, मैं अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करूंगी और रोहित काफी बहुत ख्याल रखूंगी। सिमरन कीर्ति की तरफ देखकर कहती है, माँ आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कीर्ति पूछो माँ, आप और पापा एक कमरे में क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम दोनों की शादी नहीं हुई इसलिए, और दूसरी बात नमन किसी और से प्यार करते हैं और वह उसकी जगह अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देना चाहते। मैं उन्हें माफ सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्या है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी पिता का प्यार मिल सके। और तुमसे मत करो, इन सब का तुम्हारे और कार्तिक के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमरन कीर्ति के हाथ पर अपना हाथ रखकर रहती है, मन मेरा वह मतलब नहीं था, मैं सिर्फ पूछना चाहती थी माँ, शिवाय भाई की शादी नहीं हुई, रोहित भाई और कार्तिक तुमसे छोटे हैं ना, फिर उन दोनों की शादी क्यों हो गई? क्योंकि शिवाजी से प्यार करता है ना, वह उससे नाराज है और शिवाय उसे मनाने की कोशिश कर रहा है तो टाइम लगेगा ना, इसलिए सबकी जिंदगियां पट्टी पर आ गई। लेकिन शिवाय अभी भी दुआ को मनाने में लगा था, लेकिन दुआ करने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शिवाय को सजा दे रही थी कि शिवाय किसी दूसरे के करीब गया कैसे। आज ऑफिस में बहुत टेंशन बड़ा माहौल था, क्योंकि शिवाय का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डिटेल्स लीक हो गई थी, इसलिए अब मीटिंग में दिखाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसी वजह से वह बहुत परेशान था। मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और शिवाय को भी ऐसा ही लगता था। सारी प्रेजेंटेशन हो चुकी थी, लेकिन शिवाय की प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुई थी। जब शिवाय का नाम अनाउंस होता है तो दुआ उठकर जाती है और प्रेजेंटेशन देने लगती है, तो आगे प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आती है। वह प्रोजेक्ट शिवाय को मिल जाता है। वही शिवाय शुक्र भरी नजरों से दुआ को देख रहा था, वरना शिवाय की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती। वही सारे पेपर वर्क होने के बाद आज शाम को होने वाली पार्टी में शिवाय और द्वारा दोनों को इनवाइट किया जाता है और दोनों आने के लिए हाँ बोल देते हैं। होटल रेजिडेंसी में भव्य पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। वहीं जब शिवाय हो तो आप पहुंचाते हैं तो सब लोगों की नजर उन दोनों पर ही थी, क्योंकि वह लगी इतने अच्छे रहे एक दूसरे के साथ। वही एक लड़की जब से शिवाय आया था उसकी नजरें शिवाय के ऊपर थी, लेकिन शिवाय ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। इस बात से वह लड़की चढ़ जाती है और एक वेटर को बुलाकर उसे कुछ देकर शिवाय के पास भेज देती है। शिवाय भी बिना गौर किया वह ड्रिंक पी लेता है और थोड़ी देर बाद शिवाय को गर्मी का एहसास होता है, तो वह वहां से निकलकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वह लड़की भी वॉशरूम की तरफ चली जाती है शिवाय के पीछे पीछे। जब शिवाय वॉशरूम में जाने वाले होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वह लड़की उसे सहारा देने के बहाने उसे लेकर एक कमरे में चली जाती है।
वह शिवाय को कमरे में ले जाकर शिवाय के करीब आने की कोशिश करती है। शिवाय को सब कुछ समझ आ रहा था। वह उसे लड़की को अपने आप से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसके जिस्म में जो ड्रग्स की वजह से गर्मी पैदा हो रही थी, इसलिए उसका जिस्म उसे लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और उसका दिल और दिमाग उसे लड़की से उसे दूर रहने के लिए बोल रहा था। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है। दुआ और रोहित अंदर आते हैं। उन दोनों को देखकर वह लड़की डर जाती है। फिर वह दुआ और रोहित से बदतमीजी से बात करने लगती है। जब रोहित उसे बताता है कि शिवाय उसका भाई है, तब जाकर उसे लड़की को थोड़ा डर लगने लगा था। फिर भी वह वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तभी रोहित उसे लड़की को खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगता है और अचानक शिवाय उसे कमरे को अंदर से बंद कर देता है। रोहित कमरा खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शिवाय नहीं खुलता। शिवाय अपनी नशीली आंखों से दुआ की तरफ देख रहा था। वह एक एक कदम दुआ की तरफ बढ़ा रहा था। शिवाय जितने कदम दुआ की तरफ बढ़ता, दुआ उतने ही कम अपने पीछे की तरफ ले लेती थी, क्योंकि वह जानती थी अगर आज वह पीछे नहीं हटी तो उसे तो उम्र के लिए शिवाय के साथ मत जाना होगा, क्योंकि शिवाय के ऊपर ड्रग्स का असर हो चुका था और सुबह वह सब कुछ भूल जाने वाला था। लेकिन दुआ को तो सब कुछ याद था, वह तो होश में थी। वह शिवाय को कैसे माफ कर सकती थी, लेकिन शिवाय की हालत देखकर दुआ को उस पर तरस भी आ रहा था। तभी शिवाय अपना एक हाथ बढ़ाकर दुआ को अपनी बाहों में कैद कर लेता है। दुआ उससे अलग होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शिवाय उसे खुद से अलग नहीं होने देता। धीरे धीरे शिवाय के हाथ द्वारा की पीठ पर चलने लगते हैं। द्वारा शिवाय को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन शिवाय तो ट्रक के नशे में इस कदर आ चुका था कि उसे का सही और गलत का फर्क ही मालूम नहीं चल रहा था। वह दुआएं को अपने करीब करके उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है और उसे बहुत रोली और वाइल्डली किस करने लगता है। शिवाय को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कर क्या रहा है। वही दुआ अब शिवाय के आगे थक चुकी थी, हार चुकी थी। वह भी तो शिवाय से प्यार करती थी, वह कैसे शिवाय कोई दर्द में देख सकती थी। लेकिन अचानक से शिवाय दुआ से दूर हो जाता है और बाथरूम में चला जाता है। अचानक से शिवाय के दूर हो जाने से तो अपनी आंखें खोलकर देखी है तो शिवाय बाथरूम में जा रहा था। वह शिवाय से पूछते तो शिवाय कहता है, मेरे कुछ गलत करने से पहले प्लीज वापस चली जाओ यहाँ से, वरना कल सुबह तुम मुझे दोस्त और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। स्वर का ठंडा पानी भी शिवाय के अंदर की गर्मी को कम नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था उसके अंदर एक आग लगी थी। वही दुआ बहुत सोचती है। उसके बाद वह भी बाथरूम का गेट खोलकर अंदर चली जाती है और पीछे से शिवाय को अपने बाहों में भरकर रहती है। प्यार करती हूँ तुमसे, तो मैं इस दर्द में नहीं देख सकती। बचपन से इंतजार किया है तुम्हारा, बहुत प्यार किया है तुमसे, तो तुम्हें इस तरह तड़पते हुए तो नहीं देख सकती ना। अपनी मोहब्बत का फर्ज तो अदा कर ही सकती हूँ ना, इसलिए आज मैं जो करने जा रही हूँ ना, शायद उसके बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मेरा ये करना जरूरी है। शिवाय और शिवाय के होठों को अपने कब्जे में करके उन्हें चूमने लगती है। आप शिवाय का भी कंट्रोल खुद से छूट जाता है, वह भी बुरी तरीके से तो आपको दबोच कर उसे किस करने लगता है। वह दुआ के कपड़ों को उसके जिस्म से फाड़कर अलग कर देता है। अब वह एक जानवर की तरह दुआ टूट पड़ा था। वही दुआ एक मैने की तरह उसके शिकंज में कसी हुई थी। वही बाथरूम में अचानक से दुआ की एक तेज चीख की आवाज गूंज जाती है। शिवाय अचानक से दुआ के अंदर इंटर कर गया था और दुआ का ये फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उसकी दर्दनाक की पूरे बाथरूम में गूंज जाती है। लेकिन शायद शिवाय पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। वही दुआ के पैरों के बीच से खून की धार उसके पैरों से होकर जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन शिवाय जानवरों की तरह दुआ के साथ इंटीमेट हो रहा था। वही तो अभी अपने प्यार के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। धीरे धीरे शिवाय सॉफ्ट होने लगता है। आप वह बहुत प्यार से दुआ को ट्वीट कर रहा था, क्योंकि शायद ड्रग्स का असर धीरे धीरे उसे पर काम हो रहा था। फिर वह दुआ को लाकर बेड पर लेट देता है और एक बार फिर उसके ऊपर जाकर उसके साथ अपनी प्यार की दुनिया में खोने लगता है। लेकिन क्या जो शिवाय कर रहा था वह सही था? शायद नहीं, क्योंकि दुआ और शिवाय के बीच अभी कोई रिश्ता नहीं था, ना ही प्यार का, नहीं दोस्ती का और नहीं पति पत्नी का। फिर भी दीवाने अपनी इज्जत शिवाय के हाथों सौंपती थी, क्योंकि वह मोहब्बत करती थी शिवाय से। अब उसे किसी भी कीमत पर दर्द में नहीं देख सकती। शिवाय पूरी रात दुआ के साथ इंटीमेट होता रहता है। दुआ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने एक हाथ और पैर की उंगली भी नहीं दिला सकती थी। सुबह की 5 बजे जाकर शिवाय दुआ को छोड़ता है और उसके बगल में लेटकर सो जाता है। कहीं द्वारा तो जाने कब बेहोश हो गई थी, यह बात शिवाय को पता ही नहीं थी। अगली दोपहर 2 बजे जाकर शिवाय की नींद खुलती है। जब वह उठना है तो उसके सर में बहुत दर्द था और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। अचानक से शिवाय की नजर अपने ऊपर जाती है तो उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना था और युद्ध देखकर शिवाय का दिल तक से रह जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने तपते रेगिस्तान में लाकर खड़ा कर दिया था। तभी उसकी नजर अपने पास हो रही लड़की पर जाती है। उसे लड़की की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी, इसलिए शिवाय ने भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। शिवाय उठकर बेड पर से नीचे खड़ा हो जाता है। उसे बेड की हालत देखकर शिवाय की आंखें
बंद हो जाती हैं। फिर शिवाय वहां से उठकर बाथरूम में जाता है तो बाथरूम में दुआ की फटे हुए कपड़े पड़े थे और पूरे फर्श पर ब्लड फैला पड़ा था। ये देखकर शिवाय अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, ये तूने क्या किया शिवाय? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करती तूने, अब तू कैसे फेस करेगा दुआ को? वह तुझे कभी माफ नहीं करेगी और वह पहले ही तुझे माफ नहीं कर पाई है। यहाँ तो तू एक लड़की के साथ रात बिताकर बैठा है, ये सब सोते हुए। शिवाय पूरे बाथरूम को साफ करता है और फटे हुए कपड़ों को डस्टबिन में फेंक कर कहता है, अब मैं दुआ को भूल जाऊंगा क्योंकि जो लड़की कल मेरे साथ थी, आप उसकी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है और शायद मेरा और द्वार का साथ यही तक था। ये सोचकर शिवाय शावर लेकर बाथरूम पहन बाहर आता है तो देखा है वह लड़की अभी भी सोई हुई थी। वह जाकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे लड़की के उठने का इंतजार करने लगता है। शाम के 6 बजे के तकरीबन दुआ की आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं। उसे अपने जिस्म इतना दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अभी टूटकर बिखर जाएगा। वह अपने चेहरे से अपने बालों को उठती है और धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। जब वह उठकर बैठी है तो उसकी नजरें सीधी सोफे पर बैठे शिवाय से जाकर मिल जाती है। शिवाय अपने सामने दुआ को देखकर बहुत चक्का रह जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि कल रात वह दुआ के साथ था। ये याद करते ही वह अंदर अंदर बहुत खुश होता है, लेकिन अपने चेहरे से शो नहीं होने देता। तो अभी शिवाय को अपनी तरफ इस तरह देखा देखकर उसका दिल भी धक धक करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वही शिवाय सोफे पर से उठकर बेड पर आता है और दुआ के सामने बैठकर कहता है, कल रात तुम थी मेरे साथ तो अपने गर्दन नीचे कर लेती है। तो शिवाय उसकी छुट्टी पर अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर करता है और कहता है, कल रात तुमने मेरी मदद की थी। उसे ड्रग्स के नशे से बाहर निकलने में। दुआ नीचे नजरें कर लेती है तो शिवाय उसके माथे को चुनकर कहता है, जब मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो तो अपनी मोहब्बत का इकरार क्यों नहीं करती? दुआ, क्यों मुझे तड़पा रही हो? क्यों खुद को सजा दे रही हो? प्लीज दुआ। दुआ कुछ नहीं रहती तो शिवाय कहता है, ठीक है, कल रात जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसीलिए हम आज ही शादी करेंगे। मैं सब तैयारी कर ली है, बस तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, हमारी शादी है आज। दुआ शिवाय की तरफ देखकर कहती है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। शिवाय आपके साथ में थी, यह मेरा फैसला था और आपको इसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। शिवाय दुआ की तरफ देखकर कहता है, पहली बात तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन कल रात तुम्हारी जगह अगर कोई और भी लड़की होती तो मैं उससे शादी करता। उसकी जिम्मेदारी उठना चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी नफरत ही क्यों न झेलनी पड़ती, लेकिन मैं किसी लड़की को इस्तेमाल करके उसे छोड़ तो नहीं सकता था ना, और मैं तुमसे भी शादी करूंगा और मैं जानता हूँ एक दिन तुम मुझे माफ जरूर कर दोगी और मेरी मोहब्बत को भी समझोगी। निहार समर की तरफ आंख निकाल कर देखता है तो समर कहता है, मैं तुमसे नहीं डरने वाला, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, समझे, मुझे डरने की कोशिश मत करो, तुम बच्चों को ही डर सकते हो। तभी निहार समर के करीब आता है और कहता है, अगर आपके उसे होटल रूम की बात मैं घर में किसी को बता देना तो किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे आप। निहार की बात सुनकर समर की हवाएं उड़ जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि निहार उसे पर भी नजर रखता है। वही उसका ऐसा रिएक्शन देखकर निहार मुस्कुराने लगता है। निहार उन सब की तरफ देखकर कहता है, आप सब लोगों के सीक्रेट है मेरे पास, इसलिए बेहतर यही है कि मेरे सामने अपनी जबान ना ही खोलो तो बेहतर है, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को सीक्रेट फैमिली को या तुम लोगों के वह संबंध स्पेशल को बता दिए ना तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मेरा बारे में अगर कोई चीज देखते हो, सुनते हो या मुझे कुछ करते देखे हो ना तो अपनी आंखें और मुंह बंद रखना, वरना मैं तुम सबको किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और मुस्कुराते हुए सीटी बजने लगता है। वहीं उन चारों के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। तभी सक्षम थोड़ा इतराते हुए कहता है, हम भी भाभी को बता देंगे कि आपका और रूही का क्या चक्कर था, फिर भाभी आपका क्या हाल करेंगे वह तो मुझसे बेहतर आप जानते हो ना। निहार अपने फोन में कुछ करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी एक वीडियो खुशी को भेजी है, अब उसे वीडियो का रिएक्शन कैसा आएगा ये तुम 2 मिनट बाद देख लेना। वही 2 मिनट नहीं हुए थे कि सक्षम का फोन बजने लगता है और सक्षम के फोन पर खुशी का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर सक्षम के हाथ से फोन गिर जाता है। वही सक्षम की ऐसी हालत देखकर वह तीनों भी निहार से 10 कदम दूर खड़ी हो जाते हैं, क्योंकि वह अपनी इज्जत नहीं उतरवाना चाहते थे। सक्षम के फोन ना उठाने पर तुरंत खुशी का फोन निहार के पास आता है। कुशीनगर से कहती है, भाई सक्षम आपके साथ है? हाँ, वह मेरे सामने ही खड़ा है और उसने जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं उठाया। ठीक है, आप ऐसा करो, आपकी जिम में जो सीसीटीवी लगा हुआ है ना उससे मुझे कनेक्ट करना जरा। ओके, निहार कर देता है। तभी सबको सामने स्क्रीन पर खुशी नजर आती है। तभी उसे बड़ी सी स्क्रीन पर सबको खुशी दिखाई देती है, जो अपनी आंखों में गुस्सा लिए सक्षम को घूर रही थी। सक्षम खुशी की डर की वजह से समर के पीछे छिपकर खड़ा था। वही खुशी सक्षम की तरफ देखकर कहती है, तो मैं मजा आता है ना दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में, उनके साथ रिलेशनशिप में आने में, यही सब तुम्हारी आदत है न? वही सक्षम कुछ नहीं कहता। खुशी एक नजर सक्षम को देखकर कहती है, ठीक है, आज के बाद तुम आ जाओ कुछ भी करने
के लिए आज के बाद ना मैं तुम पर कोई रोक लगाऊंगी और नहाएंगे तुम्हें किसी बात की खुशी। एक नज़र सक्षम को देखकर कहती है ठीक है आज के बाद तुम आ जाओ कुछ भी करने के लिए। आज के बाद ना मैं तुम पर कोई रोक लगाऊंगी और ना मैं तुम्हें किसी बात के लिए रोकूंगी। आज से तुम आज़ाद हो। और हाँ, अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो या ब्रेकअप करना चाहते या हमारी एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो तो वह भी तोड़ सकते हो। मैं घर में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और हाँ, आज के बाद ना मेरे पास कॉल करना ना मैसेज। ठीक है, अब कॉल कट कर देती है। वही सक्षम अपनी आंखें बड़ी करके उसे टीवी की स्क्रीन को देख रहा था जहां आप इस नहीं थी, लेकिन सक्षम में खुशी की आंखों में आए हुए आंसू देख लिए थे। सक्षम बिना कुछ कहे जिम रूम से बाहर चला जाता है। वहीं समर निहार की तरफ देखकर कहता है ये क्या किया तुमने, ब्रेकअप कर दिया ना दोनों का। निहार जाते हुए सक्षम को देखकर कहता है वह खुशी है समर, वह इतनी जल्दी इसका पीछा छोड़ दे ये तो हो नहीं सकता। वह सिर्फ इसे डरा रही है कि वैसे छोड़ कर जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर तुम में से कोई और पंगा लेना चाहता है तो बता दो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास सबके लिए है। सब वहां से ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गए। वही निहार उन सबको ऐसे भागता हुआ देखकर हंसने लगता है और वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सक्षम को बार बार खुशी की कही हुई बातें याद आ रही थी। खुशी कैसे उसे अपना रिश्ता खत्म कर सकती है, या उसकी जिंदगी में पहले से कोई आ गया है, या ऐसी कोई बात है जो सक्षम को नहीं पता। ये सब सोते हुए सक्षम राघव के पास चला जाता है और उसे कहता है पापा मुझे अभी के अभी लंदन जाना है, शॉप की वजह से सक्षम को देखा है। सक्षम प्लीज पापा मुझे जाने दो, मेरी और खुशी की जिंदगी का सवाल है। अगर अभी मैं जाकर खुशी को नहीं मनाया ना तो वह मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। अपने वैसा बन जाऊंगा जैसा वह चाहती है। वह चाहती है ना मैं बिजनेस करूं तो मैं करूंगा, वह चाहती है ना कि मैं अपनी पार्टी वगैरह सब छोड़ दूं तो सब छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज आप, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। पापा राघव ठीक है चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निहार अपने कमरे में आता है तो देखा है चाहत अभी भी सोई हुई थी। वह एक नज़र चाहत को देखकर वॉशरूम में चला जाता है और वहां से तैयार होकर बाहर आता है। दिखता है चाहत अभी भी सोई हुई थी। वह चाहत को नहीं जगता है, वह वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसने चाहत को इसलिए नहीं जगाया था क्योंकि कल रात चाहत को उसने बहुत परेशान किया था। मैंने हर जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो देखा है कि वहां पर विराट आया हुआ था। विराट को देखकर निहार का गुस्से में दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। विराट और उसकी मीटिंग 2 घंटे तक चलती है। उसके बाद विराट वहां से चला जाता है। मैं हर जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसके पास किसी का कॉल आता है। वह उधर की बात सुनकर कहता है ठीक है 2 घंटे में वहां पहुंचता हूं, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले उसे कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि उन तीनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। उन्हें मैं सिखाऊंगा कि एक लड़की की इज्जत कैसे करी जाती है। उसकी बात सुनकर सामने से कुछ कहा जाता है तो निहार कहता है ठीक है इंतजार करो, मेरा आता हूं, और अपने ऑफिस से निकाल कर बाहर चला जाता है। अभी तक इस और चाहत की कोई बात नहीं हुई थी क्योंकि सुबह में जब निहार ऑफिस आया था तो चाहत सो रही थी। ऑफिस आने के बाद बैक टू बैक मीटिंग और अब उसका कहीं चले जाना। चाहत की जब नींद खुलती है तो उसे वक्त दोपहर का 1 बजा था जहां चारों तरफ निहारे को देखते हैं, लेकिन निहार वहां कहीं भी नहीं था। चाहत उठकर वॉशरूम जाती है और तैयार होकर नीचे आती है तो घर पर इस वक्त कोई भी नहीं था। सब लोग अपने अपने काम से बाहर चले गए थे। चाहत आकर लंच करती है, फिर अपने कमरे में आकर निहार को कॉल करती है। निहार का कॉल ऑफिस जा रहा था। वह बार बार निहार को कॉल कर रही थी लेकिन निहार का कॉल लगी ही नहीं रहा था। तभी चाहत तक हर कर बालकनी में जाकर बैठ जाती है और बैठे बैठे उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। रात के 10 बजे बज चुके थे लेकिन निहार अभी तक घर वापस नहीं आया था। अब चाहत को डर लग रहा था कि कहीं ने हाथ रूही के पास तो नहीं चला गया। यही सब सोते हुए चाहत को अंदर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह इस बारे में किसी को कहा भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर वह किसी को कुछ कहेगी तो सब लोग उसी से सवाल जवाब करेंगे। यही सब सोते हुए चाहत मेहर का इंतजार कर रही थी और वह उसे कॉल पर कॉल किया जा रही थी, लेकिन निहार का फोन दोपहर से और अभी तक स्विच ऑफ ही बता रहा था। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। इस 1 हफ्ते में न तो निहार वापस आया था और ना ही निहार ने घर में किसी को कॉल किया था और ना ही चाहत को पता था कि निहारी कहाँ है। वहीं संजना और चाहत दोनों बहुत परेशान थी क्योंकि एक का बेटा और एक का पति कहाँ था उन्हें कुछ नहीं पता था। वही अभी सब कुछ जानता था, लेकिन वह चाहत और संजना के आगे कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता था कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। ऐसे में अगर चाहत को पता चल गया कि निहार इस वक्त कहाँ है तो यह निहार चाहत के रिश्ते के लिए गलत साबित हो जाएगा। निहार इस वक्त रूही के पास था क्योंकि रूही की कंडीशन वक्त के साथ खराब होती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने निहार को बता दिया था कि रूही ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की पाएगी और नेहा ये 10 दिन रूही के साथ ही था। भले ही रूही ने कुछ भी किया हो, लेकिन रूही निहार की दोस्त थी, इसलिए निहार इस वक्त रूही के साथ था। वहीं आज चाहत को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए चाहत हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने आई थी। वही चाहत अचानक से अस्पताल
मैं निहार को देखकर पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वह उसका पीछा करते जब अंदर जाती है तो देखी है निहार रूही की मांग में सिंदूर भर रहा था। ये देखकर चाहत 4 कदम पीछे हट जाती है और वही चक्कर खाकर गिर जाती है। जब निहार किसी की गिरने की आवाज सुनता है और पलट कर देखता है तो वहां चाहत को देखकर निहार के हाथ से सिंदूर की डीपी छूट जाती है, क्योंकि जो चीज वह चाहत से छुपाना चाहता था वही चीज चाहत के आगे आ चुकी थी। 3 घंटे हो गए थे लेकिन चाहत को अभी तक होश नहीं आया था, क्योंकि शायद चाहत को एक सदमा लगा था कि पिछली जिंदगी में भी वह रूही से हार गई थी और इस जिंदगी में भी, इसलिए उसके अंदर जीने की इच्छा शायद लगभग खत्म ही हो चुकी थी। भी निहार चाहत और रूही दोनों का ख्याल रख रहा था, क्योंकि उसके लिए दोनों ही उसके अपने थे। एक उसकी बीवी थी तो एक उसकी दोस्त। उसे दोनों ही फर्ज निभाना थे, क्योंकि वह एक लड़की की इज्जत करता था, इसलिए वह रूही को छोड़कर नहीं जा सकता था। वही इस वक्त निहार रूही के बाद में बैठा उसे दवा खिला रहा था। जब चाहत को होश आता है, चाहत देखते हैं वह पूरे कमरे में अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जब वहां से निकलकर बाहर जाती है तो देखी है कि निहार रूही को खाना खिला रहा था। ये देखकर चाहत का दिल टूट जाता है। चाहत हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। थके हर एक कदमों से वह रोड पर चले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जीने की और हर किसी रिश्ते से विश्वास उठ गया था। वह ऐसे ही पैदल चलती चलती सुबह से शाम हो जाती है। तब जाकर वह राजपूत मेंशन पहुंचती है। आज उसे वह राजपूत मेंशन बेगाना लग रहा था। जो कल तक उसका अपना घर, उसका अपना ससुराल था, आज बोल से अनजना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अब उसका कुछ रहा ही नहीं चाहत के आगे। बार बार निहार का रूही की मांग भरना याद आ रहा था। चाहत हाकी कदमों से अंदर जाती है। सब लोग उसे आवाज देते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी से बात नहीं करती और ना कुछ कहती है। वह निहार के कमरे में जाकर वहां से अपना सारा सामान पैक करके नीचे आती है और अधीर और संजना के पैरों के पास बैठकर रहती है। अब मुझे इस घर से जाना होगा, क्योंकि निहाल ने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है। निहाल ने इस बार रूही को चुना है पापा, इसलिए मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इतनी भी बहादुर नहीं हूँ कि अपने प्यार और अपने पति को किसी और के साथ देख पाऊं। चाहत की बात सुनकर सारे घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। चाहत सबको देखकर कहती है, मेरा यहाँ से जाना जरूरी है, वरना सारे रिश्ते उलझ कर रह जाएंगे। अधीर खड़ा होता है और चाहत के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, तुम इस घर की बहू के साथ साथ बेटी भी हो और तुम्हें सर से कहीं नहीं जा सकती। यह मेरा फैसला है। अगर तुम इस घर में एक पत्नी, एक बहू की हैसियत से नहीं रहना चाहती हो तो तुम इस घर में हमारी बेटी की हैसियत तेरा होगी, लेकिन तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। चाहत भी अभी की बात को नहीं डालते और नीचे के कमरे में चली जाती है। वह अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। चाहत की नर्सरी जरूर दीवार को तक रही थी, लेकिन उसकी आंखों का आंसू उसके दिल के दर्द को बयां कर रहे थे, क्योंकि उसके दिल का दर्द उसकी आंखों के जरिए बह रहा था। निहार जब चाहत के कमरे में उसे देखने जाता है तो वहां कुछ भी नहीं था। वह कमरा एकदम खाली पड़ा था। तभी वहां नज आती है और उन्हें हर को बताती है कि कमरे में जो मैडम थी वह यहाँ से चली गई है बिना किसी को कुछ बताए। अपनी हर परेशान हो जाता है। वह रूही को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था और उसे चाहत की भी चिंता हो रही थी। डॉक्टर निहार आपके पास आते हैं और कहते हैं, मिस्टर राजपूत आपकी बात इस दुनिया में नहीं रही, सो आई एम सॉरी। जब निहार रूही की मौत की खबर सुनता है तो उसे बुरा बहुत लगता है, लेकिन वह जानता था जैसी रूही की हालत थी रूही का बचना नामुमकिन था। कहीं में हर रूही के अंतिम संस्कार की तैयारी करता है और अस्पताल से ही उसे लेकर अंतिम संस्कार के लिए चला जाता है। उसका अंतिम संस्कार करके दूसरे दिन में निहार जब घर पहुंचता है तो इस वक्त घर पर कोई नहीं था। सब लोग अपने अपने काम से गए हुए थे। तभी निहार अपने कमरे में जाकर निहार जब अपने कमरे में पहुंचता है तो आज उसे वह कमरा बिल्कुल खाली वीरान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कमरे में कोई रहता ही नहीं है। जब अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलना है तो वहां सिर्फ निहार के कपड़े थे, वह चाहत का कोई भी कपड़ा नहीं था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।